यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। इज आई एम ऑडिबल एंड विजिबल? चलो बता दूं, मैं ऑडिबल विजिबल हुई या नहीं? नमन, विशाल, आशी, तान्या, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, मोहित बोल रहा है कल का लास्ट का 15 मिनट का रिपीट कर दो। वो आपके पास पड़ा है एटलीस्ट लाइक ओपन मोड में, आप उसको देख सकते हो। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कल अपन ने क्या पढ़ा था, ठीक है? चलो, सो गाइस, कल अपन ने इनकम टैक्स चालू किया था। आपका पेपर नंबर 7 का पहला लेक्चर था कल, और कल अपन ने कुछ बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे पढ़ना चालू करेंगे, बट एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये पेपर जो है दैट इज पेपर नंबर 7, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। 100 मार्क का पेपर है। 70 मार्क्स आपका डायरेक्ट टैक्स लॉ आएगा, 30 मार्क्स के लिए आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन आएगा। उस 30 मार्क्स में आपके ये 8 टॉपिक है जिसके बारे में मैंने कल आपको ब्रीफ दिया था कि ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कैसे है, क्या होता है उन टॉपिक्स में, उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भैया 100 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आएंगे और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा, जिसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे। 6 में से फर्स्ट क्वेश्चन इज मैंडेटरी, जो हमेशा डीटी से रहता है करके, ठीक है, 14 मार्क्स का। और उसके बाद के जो 5 क्वेश्चन है उसमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, और वो 4 में हमेशा 8 मार्क का डीटी रहेगा और 6 मार्क का आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट को आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया को ग्रो करना है, इंडिया को मेंटेन करना है। उसके लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो है पावर और दूसरा है पैसा। पावर कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये इनको पावर दे रखी है, ये चाहे जिस पे लॉ बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो 7th शेड्यूल रहता है, 7th शेड्यूल का आपका आर्टिकल नंबर 246 है, उसमें इनको 3 लिस्ट दे रखी है। एक तो तुम्हारा यूनियन लिस्ट, जिसको मैं सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकता हूं, दूसरा तुम्हारा स्टेट लिस्ट, और तीसरा तुम्हारा कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर होते हैं उस पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में हमारी स्टेट गवर्नमेंट, उद्धव ठाकरे की सरकार मुंबई के लिए, वो लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों है वो कंसल्टेशन के बाद में बनाते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि भैया इनकम टैक्स किससे लगता है, तो इनकम टैक्स एक एंट्री नंबर 82 से लगता है, यूनियन लिस्ट का। यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट है, उसको ये पावर देता है कि वो चाहे तो टैक्स ऑन इनकम मींस इनकम पे टैक्स से रिलेटेड लॉ बना सकती है, बट अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अब आप मुझे बोलोगे एग्रीकल्चर इनकम पे फिर टैक्स कौन ले सकता है? स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है। ये स्टेट लिस्ट जो होती है उसमें एक एंट्री नंबर होता है 46। स्टेट लिस्ट का एक एंट्री नंबर होता है 46। उस 46 में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स से रिलेटेड लॉ बना सकती है, बट आज की डेट में कहीं पे भी एग्रीकल्चर इनकम पे नॉर्मली टैक्स है वो नहीं लगता। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भैया आपको इनकम टैक्स का नॉलेज होने के लिए किन किन चीजों का नॉलेज लेना पड़ेगा। आपको इनकम टैक्स पढ़ने के लिए क्या क्या चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। मींस इनकम टैक्स लॉ में आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये तुम्हारी क्रिकेट टीम का विराट कोहली है करके, ठीक है, मींस दैट इज अ कैप्टन, इसमें सब चीजें लिखी हुई है करके, ठीक है। उससे उसको सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स होते हैं। रूल्स क्या करते हैं? एक्ट को सपोर्ट करते हैं। जैसे कहीं पे भी लिखा हुआ एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो वो प्रिस्क्राइब कहां किया जाता है? रूल्स में किया जाता है। उसके बाद फाइनेंस एक्ट है। फाइनेंस एक्ट क्या होता है? हर साल बजट आता है, बजट का एक पार्ट होता है फाइनेंस बिल, और फाइनेंस बिल जो होता है वो फाइनेंस बिल फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में ऑन द 1st Feb ऑफ एवरी ईयर। और भैया उसके बाद में ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, तो उस दिन से वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। पहले बिल होता है फिर वो एक्ट बन जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन ऑफ द सीबीडीटी। अब एक बात समझना, सर्कुलर क्या होते हैं? डिपार्टमेंट के इंटरनल पर्पस के लिए होते हैं। अगर कोई चीज को क्लेरिफाई करना है, कोई चीज को लाइक बताना है कि इसमें कुछ डाउट्स आ रहे हैं, रिमूवल ऑफ द डाउट के लिए, तो उस केस में वो लोग सर्कुलर इशू करते हैं। और नोटिफिकेशन क्या होता है? किसी अमेंडमेंट का इफेक्ट देना है तो उसके लिए नोटिफिकेशन इशू होता है। नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीडीटी इशू करती है, और सर्कुलर है वो सीबीडीटी इशू करती है। सीबीडीटी के जो सर्कुलर रहते हैं दैट इज नॉट बाइंडिंग टू द एसएससी, इट इज बाइंडिंग टू द डिपार्टमेंट, बट इट इज नॉट बाइंडिंग टू द एसएससी। बट अगर कोई भी सर्कुलर आपके लिए फेवरेबल है देन ऑब्वियसली इट इज लाइक फेवरेबल आपके लिए है, तो आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। उसके बाद में
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट होते हैं करके, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स होते हैं। अब एक बात समझना, हर चीज लॉ में नहीं लिखी जाती, तो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है, और जब डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व किससे किया जाता है? जजमेंट से किया जाता है, कोर्ट में केस जाता है और जजमेंट होते हैं। अब जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस पे लगता है? पूरे इंडिया पे लगता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज अ लॉ ऑफ लैंड बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो फाइनल है, वो पत्थर की लकीर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड किया जा सकता है। आप अगर अमेंडमेंट कर देते हो लॉ में, जैसा वोडाफोन के केस लॉ में कल मैंने आपको बताया था कि वोडाफोन के केस लॉ में कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने पलट दिया इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करके। हाईकोर्ट के जजमेंट जो है, क्या वो किसी पर्टिकुलर स्टेट पे ही लगेंगे? आंसर इज यस। हाईकोर्ट के जजमेंट है वो पर्टिकुलर स्टेट पे लगते हैं। जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है तो वो महाराष्ट्र पे बाइंडिंग होता है, महाराष्ट्र वालों को वो फॉलो करना रहता है। लेकिन अगर आप मान लो राजस्थान में रहते हो तो आप बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, बट अगर मान लो आपका कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, एओ ने, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल महाराष्ट्र की जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, उन्होंने बोला कि कोई खर्चा अलाउ होना चाहिए। अब आप राजस्थान में बैठे हो, आपके एओ ने उसको डिसअलाउड किया, तो जब आप अपील में जाते हो, तो जब आप ग्राउंड्स ऑफ अपील लेते हो, तो ग्राउंड्स ऑफ अपील लेते टाइम आप महाराष्ट्र का जो जजमेंट है, वो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आप कोर्ट कर सकते हो और बोल सकते हो कि देखो इस जजमेंट में बोला है कि ये अलाउ होना चाहिए, तो हमारे केस में भी अलाउ होना चाहिए। तो अपन ऐसे बहुत सारे वो जजमेंट है वो अपन देते हैं जब हम अपील फाइल करते हैं, उसके लाइक जिसको हम ग्राउंड्स ऑफ अपील बोलते हैं कि हम कौन से ग्राउंड्स पे अपील में जा रहे हैं, और बहुत सारे जो अपने फेवरेबल जजमेंट है वो हम लेके और उनको कोर्ट करते हैं कि इन केसेस में ऐसा हुआ था, तो आप हमारे केस में भी इसको अलाउ कर दो एंड ऑल। उसके बाद में हमने देखा चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कब चार्ज होता है, उसकी सेक्शन होती है 4, चार्जिंग सेक्शन। ये सेक्शन ये बोलती है कि एवरी असेसमेंट ईयर में आपको इनकम टैक्स लगेगा, फॉर एवरी पर्सन के लिए लगेगा, जो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई उस पे लगेगा, और जो फाइनेंस एक्ट में जो रेट्स दे रखी है उस पे, उस रेट से आपको इनकम टैक्स लगेगा। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर हर साल एक 12 महीने का पीरियड रहता है, दैट इज द असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो उसके एग्जैक्टली बाद वाले ईयर को अपन असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जिस ईयर में इनकम कमाते हैं उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। प्रीवियस ईयर नॉर्मली 12 मंथ का होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का हो सकता है अगर आपने कोई भी नया बिजनेस चालू किया है, नया प्रोफेशन सेटअप किया है, या फिर आपने कोई भी नया सोर्स ऑफ इनकम है वो आया है, तो उस केस में क्या होता है कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से कम का हो सकता है। उसके बाद मैंने बताया पर्सन का डेफिनेशन, पर्सन में क्या क्या आता है। तो पर्सन की डेफिनेशन में एक इंडिविजुअल है वो एक पर्सन है, एक एचयूएफ है वो पर्सन है, उसके बाद कंपनी है वो पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड एलएलपी, एओपी, बीओआई है, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, ये पर्सन की डेफिनेशन में आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर असेसी किसको बोलते हैं? तो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7 है वो असेसी को डिफाइन करता है। असेसी का मतलब पहली चीज, अगर कोई पर्सन है वो इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी पैसा, दैट इज एनी सम, पे करने के लिए लायबल है, दैट इज कॉल्ड असेसी। या फिर अगर मान लो कोई भी पर्सन है जिसके लिए असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुका है, मींस असेसमेंट है वो असेसमेंट चालू हो चुका है करके, ठीक है, असेसमेंट है वो असेसमेंट चालू हो चुका है, असेसमेंट चालू हो चुका है, तो उस केस में या तो खुद की इनकम से रिलेटेड या किसी और की इनकम से रिलेटेड, खुद के लॉसेस से रिलेटेड, किसी और के लॉसेस से रिलेटेड, अगर असेसमेंट चालू हो चुका है तो उसको हम असेसी की डेफिनेशन में ले लेंगे। या फिर आपका रिफंड का असेसमेंट है तो भी आपको असेसी में आ जाओगे। एक होता है डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी में क्या होता है, आप असेसी डायरेक्टली नहीं हो बट आपको लॉ में बोला हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि वो डीम्ड असेसी माना जाएगा। जैसे ट्रस्ट के केस में जो ट्रस्टी है वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी इज अ डीम्ड असेसी। या फिर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि आप असेसी इन डिफॉल्ट हो, तो असेसी इन डिफॉल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब आप असेसी हो। तो असेसी इन डिफॉल्ट कब बनते हैं? इनकम टैक्स में ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज है जहां पे आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जा सकता है। कैसे कैसे? जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि लाइक आपको पता है आपने टीडीएस पे नहीं किया, आपने किसी का टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस पे नहीं किया, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट बना देंगे, जैसे वोडाफोन को बनाया था करके, ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास कोई डिमांड नोटिस आता है अंडर सेक्शन 156 या इंटीमेशन में कोई डिमांड आती है, 30 डेज में आपको पे करना रहता है। अगर आप 30 डेज में वो पे नहीं करते हो तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट बना दिया जाता है, और जब आप असेसी इन डिफॉल्ट हो इसका मतलब आप असेसी भी हो करके, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये बताया था कि देखो नॉर्मली इनकम जो होती है वो हमेशा असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। इनकम जो है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, मींस आपकी इनकम प्रीवियस ईयर में कमाते हो उस पर टैक्स असेसमेंट ईयर में भरते हो, उस पर रिटर्न असेसमेंट ईयर में भरते हो। लेकिन 5 केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में ही आपकी असेसमेंट हो जाएगी, प्रीवियस ईयर में ही आपको रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। ये कौन कौन से 5 केसेस होते हैं? सबसे पहले अगर कोई नॉन रेजिडेंट का शिप इंडिया में आता है,
नॉन रेजिडेंट कोई है, फॉरेन का कंपनी है, वो अगर शिप जो है वो इंडिया में आ जाता है, और इंडिया में आने के बाद में, क्योंकि हमको पता नहीं ना, शिप मुंबई पोर्ट पे आ गया, यहां मझगांव पोर्ट है मुंबई में, मझगांव पोर्ट पे वो शिप आ गया, फॉरेन का था, अब वो आने के बाद उसमें सब माल वगैरह लोड कर दिया, अब वो चला गया, हमको क्या पता वो अगले साल आएगा या नहीं आएगा करके, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, हाथों हाथ उससे उसी टाइम पे टैक्स ले लिया जाता है और उसी टाइम पे उससे रिटर्न भरवा दी जाती है। और मैं बताऊं, बड़ा सिंपल सा रिटर्न होता है इनका, 1-2 पेज का रिटर्न होता है, और बड़ा सिंपल सा उनको क्या करना पड़ता है, पोर्ट पे ही इनकम टैक्स ऑफिस होता है, अपने जितने भी पोर्ट है ना, उस पोर्ट पे इनकम टैक्स ऑफिस भी है, वहां पे बैंक्स भी है, तो फटाफट बैंक्स में जाके वो टैक्स भरते हैं और उसके बाद वो रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, हाथों हाथ एक मतलब थप्पा मार के देता है कि यस टैक्स पे कर दिया, तभी वो शिप को इंडियन पोर्ट से जाने दिया जाता है, उससे पहले नहीं जाने दिया जाता। ये पूरा प्रोसीजर और कैसे होता है, क्या होता है, कितना टैक्स लगता है, वो अपन पीजीपीपी में पढ़ेंगे, बिजनेस वाले टॉपिक में, ये शिपिंग वाला सेक्शन 172। उसके बाद अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जाने वाला है और एओ को लगता है उसका इंटेंशन वापस इंडिया आने का नहीं है, नीरव मोदी, हाँ नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे कोई लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं और उनका कोई इंटेंशन इंडिया आने का नहीं है, तो उस केस में भैया उससे प्रीवियस ईयर में हाथों हाथ उससे टैक्स लिया जाएगा, हाथों हाथ उसका रिटर्न भी फाइल करवाया जाएगा। या फिर कोई एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाया गया है, और जैसे ही वो इवेंट कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही वो इवेंट है वो इवेंट कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे ही वो इवेंट कंप्लीट हो गया उसके बाद में उसी प्रीवियस ईयर में एओ को अगर लगता है तो एओ उनसे टैक्स ले सकता है, उनकी इनकम है वो असेस कर सकता है, रिटर्न भी तभी प्रीवियस ईयर में फाइल करवा सकता है। या अगर कोई पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी सेल करके टैक्स अवॉइड करना चाहता है, जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल, मैं क्या करना चाहता हूं पता है, मेरे को पता है मेरे पास 4-5 प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी 4-5 है और मेरे को लगता है मेरे को इंसॉल्वेंट अपने आप को डिक्लेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट उस प्रॉपर्टी को बेच दूंगा और मैं उस पर टैक्स भरने ही वाला नहीं हूं। मुझे पता है मेरे को तो इंसॉल्वेंट होना है, तो प्रॉपर्टी को बेच के और पैसा कहीं पे लगा दूंगा और मैं टैक्स भी नहीं भरूंगा। तो उस केस में क्या होता है कि भैया असेसिंग ऑफिसर हाथों हाथ जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो ना, उसी टाइम पे आपका कॉलर पकड़ के और बोल सकते हैं कि आपको रिटर्न फाइल करो, इस पे जो भी इनकम है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में, नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में हाथों हाथ आपसे रिटर्न फाइल करवाया जाए प्रीवियस ईयर में भी, बट अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो ऐसा कर सकता है करके, ठीक है। दिव्या बोल रही है कि इफ अ पर्सन इज लिविंग इंडिया फॉर जॉब पर्पस विल, नो इट्स नॉट, बट मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये 2 से लेके और 5 तक के जो पॉइंट है ना, इसमें सिर्फ एओ को अगर लगता है तो ही, क्योंकि हर जगह आप देखोगे लिखा हुआ है असेसिंग ऑफिसर इफ ही थिंक दैट करके, ठीक है। यहां पे भी हर जगह आपको लिखा है असेसिंग ऑफिसर को लगता है तो करके, ठीक है। यहां पे भी आपको लिखा होगा एओ को लगता है तो, और यहां पे भी आपको लिखा होगा कि अगर एओ को लगता है तो, मतलब ये एओ का पावर है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब यूज नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो पहला वाला होता है ना, ये सबसे ज्यादा ब्रॉडली यूज होता है। जो पहला वाला है वो सबसे ज्यादा ब्रॉडली यूज होता है, वो तो क्योंकि उसमें तो मैंडेटरी है, उसमें कोई एओ का यहां कहीं लिखा हुआ नहीं है करके कि एओ को लगता है तो, नहीं, वो तो देना ही पड़ेगा। इंडियन पोर्ट छोड़ के जब जाती है शिप कोई भी नॉन रेजिडेंट की, उसको वहां टैक्स देके ही जाना पड़ेगा। बट ये बाकी जो 4 केस है ये नॉर्मली जब एओ को लगता है, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगर नजरों में हो तो उस केस में ऐसा हो सकता है। अच्छा, अक्षित बोल रहा है, अक्षित आप है ना एक बार हमारी टीम से बात करना, वो दूसरी आपको भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉपर्टी सेल करने पे कैपिटल गेन आएगा, बट वो भरने वाला नहीं है। जैसे बहुत बार क्या होता है, आप प्रॉपर्टी बेच के कहीं निकलने वाले हो, ठीक है, प्रॉपर्टी बेच के आप अंडरग्राउंड होने वाले हो, टैक्स को अवॉइड करने वाले हो, आप टैक्स नहीं भरने वाले, तो उसी टाइम प्रॉपर्टी बेचते टाइम ही आपको पकड़ लिया जाता है और बोला जाएगा कि भैया आप टैक्स भरो। चलो, आर्यन बोल रहा है कि सर क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे ये लोग करेंगे ये सब करके, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि आप बोलोगे आईटीआर फॉर्म तो आते ही नहीं है, आईटीआर फॉर्म तो असेसमेंट ईयर में आके जाके आते हैं, अभी तक आईटीआर फॉर्म नहीं आए लास्ट ईयर के, कैसे करेंगे भैया? फिर जो पुराना आईटीआर फॉर्म रहता है उसमें आपकी इनकम डिस्क्लोज करवा के और रिटर्न ले लिया जाएगा। चलो डन, अब अपन आज आगे बढ़ना चालू करते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं आज हम। चलो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। एक चीज समझना, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं ना, तब तक आप थोड़े डाउट को रेस्ट्रिक्ट रखो। जब मैं आपको स्पेसिफिक टाइम दूंगा लास्ट के 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, जब आप डाउट पूछ सकते हो, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स का जो पेपर है ना वो है इजी बट बड़ा वास्ट है। आप देखोगे ना, बच्चे बहुत बार यही बोलते हैं यार रिवाइज ही नहीं हो पाता, क्योंकि आप अपने सीए फाइनल के सेकेंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट को आप अलग रख लो करके, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में प्रीवियस ईयर, वो असेसमेंट ईयर हुआ ना बेटा, क्वेश्चन उसमें ऐसा लिखा हुआ है करंट असेसमेंट ईयर। करंट असेसमेंट ईयर मतलब लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का, मतलब अल्टीमेटली इट्स अ प्रीवियस ईयर ओनली।
कुशल, वो लैंग्वेज को अगर तू देखेगा ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर। करंट असेसमेंट ईयर मींस जो चल रहा है, मैं दैट इज अ प्रीवियस ईयर बेसिकली, अपने लिए प्रीवियस है वैसे। हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि लाइक डीटी जो है वो आपके 3 पेपर एक साइड रखो और डीटी को एक साइड रखो, इतना वास्ट पेपर है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं पढ़ाता हूं तो आप थोड़े अपने डाउट को रेस्ट्रिक्ट रखना, और जैसे ही डाउट आए आप लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जेन्युइन डाउट आए आप उस पर लिख लेना, जब भी मैं रहेगा करके, ठीक है, जब भी लाइक मेरे को लगेगा कि अब आपका इसका रिप्लाई करना चाहिए तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, एक और चीज, कल आपने जो बुक अपनी लिख रहे थे, आपके पास जो वॉल्यूम 1 था, उसमें वहां पे आपने वो भी लिख लो ना, एक पहले पेज पे ही, जो एंट्री नंबर 82 था यूनियन लिस्ट का, तो अपने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन ले सकता है, तो उसके लिए यहां पे लिख लो ना, यहीं पे लिख लो इसके बाद में कि एंट्री नंबर 46, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट gives power to state government, gives power to state government, power to state government to make law, to make law on taxes on agriculture income। आपने क्या लिखा? एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट gives power to state government to make law on taxes on agriculture income। यश यश यस। चलो, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट गिव्स पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉ ऑन टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। चलो अब इधर देखो सब लोग, आज हम चालू करने वाले हैं दैट इज द टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए टैक्स रेट, और आई कैन से दैट प्रीवियस ईयर 21-22 मीन्स प्रीवियस ईयर 21-22 में जो आप इनकम कमाओगे उस पर टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर 22-23। तो ये बोला जाता है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए क्या टैक्स रेट है, मीन्स आज जो इनकम कमा रहे हैं प्रीवियस ईयर 21-22 में उस पर टैक्स कौन सी रेट से लगेगा। आपके एग्जाम के लिए दैट इज फॉर मे एंड नवंबर 2022 एग्जाम, मे एंड नवंबर 2022 एग्जाम असेसमेंट ईयर 22-23 इज एप्लीकेबल, और आई कैन से दैट प्रीवियस ईयर 21-22 इज एप्लीकेबल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्स रेट। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। एक बात समझना आप लोग, देखो टैक्स रेट है ना वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है तुम्हारी जनरल टैक्स रेट, जनरल टैक्स रेट, और आई कैन से दैट द नॉर्मल टैक्स रेट, और एक टैक्स रेट होती है दैट इज द स्पेशल टैक्स रेट। एक होती है स्पेशल टैक्स रेट और एक होती है जनरल टैक्स रेट, और आई कैन से दैट नॉर्मल टैक्स रेट। नाउ जनरल टैक्स रेट क्या है, स्पेशल टैक्स रेट क्या है, जब सबसे पहले हम बात करते हैं, नहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल टैक्स रेट की। स्पेशल टैक्स रेट कौन सी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर मार्केट का 112A वाला, उस पर टैक्स लगता है 10% से, ये एक स्पेशल टैक्स रेट है। वैसे ही अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला जो शेयर मार्केट का होता है उस पर 15% की रेट से टैक्स लगता है। आपने देखा होगा प्रॉपर्टी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर 20% की रेट से टैक्स लगता है। अगर आपकी कोई विनिंग की इनकम है, वो विनिंग्स की इनकम पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगता है। ये सब तुम्हारी स्पेशल टैक्स रेट है। ये जितनी भी टैक्स रेट है ये सब तुम्हारी स्पेशल टैक्स रेट है। अब जनरल टैक्स रेट और आई कैन से दैट नॉर्मल टैक्स रेट कौन सी है, तो नॉर्मल टैक्स रेट बेसिकली जैसे स्लैब रेट, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है, मींस अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 5%, दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल टैक्स रेट और आई कैन से दैट जनरल टैक्स रेट।
आज हम सीखने वाले हैं वो जनरल टैक्स रेट सीखने वाले हैं कि सबके लिए जनरल टैक्स रेट क्या है। जैसे पार्टनरशिप फर्म के लिए 30% जनरल टैक्स रेट है, कंपनी के लिए 25% 30% है वो जनरल टैक्स रेट है, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए स्लैब रेट है। तो वो सब चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द जनरल टैक्स रेट। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल टैक्स रेट। सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहले इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। मैंने क्या बोला? अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, अगर ये 5 लोग हैं, भले ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके लिए स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा। स्लैब रेट कैसा? अप टू 2,50,000 तक इनको कोई भी टैक्स नहीं लगता। अप टू 2,50,000 तक का जो इनकम है उस पे इनको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मैं बोल दूंगा डैश पे डैश। बट 2,50,000 क्या? अप टू 2,50,000 मींस 2,50,000 है, ये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है। जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम होता है या जिसको हम टोटल इनकम बोलते हैं। अब आप बोलोगे ये नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम किसको बोलेंगे? नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम जो डिडक्शन लेने के बाद, देखो डिडक्शन से पहले आता है ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन को लेस कर देते हो, आपको मिल जाता है नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। वो अगर 2,50,000 तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। अब एक चीज समझना आप लोग, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। उसके बाद जो भी 2,50,000 से ज्यादा वाला इनकम है और अप टू 5 लाख तक का इनकम है उस पे आपको 5% की रेट से टैक्स लगेगा। जो भी तुम्हारा 5 लाख से ज्यादा वाला इनकम है एंड अप टू तुम्हारा 10 लाख तक का इनकम है उस पे आपको सीधा 20% की रेट से टैक्स लगेगा। और 10 लाख से ज्यादा वाला जितना भी इनकम है उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा। तो बड़ा सिंपल है कि इन केस ऑफ द इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन 5 के केस में भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अप टू 2,50,000 बेसिक एग्जेम्पशन है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब एक बात समझना, ये जो 2,50,000 है ना, इस 2,50,000 को बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन। बेसिक एग्जेम्पशन, बट लॉ में इसको बेसिक एग्जेम्पशन नहीं बोला। लॉ में इसको बोला जाता है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जिसको मैं MANCT बोलूंगा। मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स मींस 2,50,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इस 250 को आप बेसिक एग्जेम्पशन बोलो या फिर MANCT बोलो, एक ही बात है, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। बट आपके दिमाग में अभी थोड़े डाउट आ रहे होंगे कि सर आप तो बोल रहे हो 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख से ऊपर जो है उस पर 5% टैक्स लग रहा है। सर हमने तो ये सुना था कि अब 5 लाख की इनकम तक टैक्स नहीं लगता। हमने तो ये सुना था कि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, बट आप तो बोल रहे हो 2.5 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उस पर 5% टैक्स लगेगा। अब वो कैसे नहीं लगता 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स, आज अपन आगे जाके और इसको भी पढ़ेंगे करके, ठीक है। अभी आप यही समझो 2.5 लाख तक की इनकम के ऊपर पे टैक्स लगेगा, 2.5 लाख तक का टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। अब एक और चीज समझना, आपका दूसरा डाउट ये आ सकता है यहीं पे कि सर हमने तो सुना था आजकल तो वो 6 स्लैब रेट आ गई है, मतलब 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% में 15 लाख तक की इनकम तक वैसा होता है। वो कहाँ होता है, कैसे होता है, वो भी अपन सीख लेंगे, वो सब स्पेशल रेट्स में आएगा, हम उसको सीख लेंगे। अभी आपको जो सिखाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दो। तो बड़ा सिंपल है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अप टू 250 कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30% करके, ठीक है। चलो अब इधर देखो सब लोग, लॉ बोलता है कि इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अब आप बोलोगे ये सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? तो सीनियर सिटीजन का मतलब होता है हर्ष, अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज
60 ईयर्स और मोर हो गया है इन प्रीवियस ईयर। अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है और रेजिडेंट इंडिविजुअल का एज हो गया है 60 ईयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर, उसको बोलेंगे हम सीनियर सिटीजन। तो अब यहां पे एक चीज समझना, सीनियर सिटीजन जो होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा ज्यादा फायदा है। मिस बेसिक एग्जामिशन जो है वो थोड़ा ज्यादा दे रखा है। कितना दे रखा है पता है? अप टू 3 लाख तक की इनकम पे उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज डैश डैश मिस बेसिक एग्जामिशन ये वाला। उसके बाद जो भी तुम्हारा 3 लाख से ज्यादा और अप टू 5 लाख तक का जो इनकम है उस पे टैक्स लगेगा 5% की रेट से। जो भी तुम्हारा 5 लाख से लेके और 10 लाख तक का इनकम है उस पे आपको टैक्स लगेगा 20% की रेट से, और 10 लाख से ऊपर वाला जितना भी इनकम है उस पे टैक्स लगेगा 30% की रेट से। तो मैंने क्या बोला? देखो बेटा, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन, यहां सीनियर सिटीजन को डिफाइन कर रखा है इनकम टैक्स में, जहां पे भी सीनियर सिटीजन आता है उसका मतलब वो बंदा इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, एज 60 और मोर इन द प्रीवियस ईयर, उसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे। अब यहां एक चीज है जो बड़ी नोट करने वाली है, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है रेजिडेंट पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज समझना, एक बंदा है जिसका नाम है मान लो मिस्टर सैम करन करके, ठीक है? मिस्टर सैम करन है, वो बंदा मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी फॉरेन कंट्री का रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। उसका एज जो है वो 70 ईयर्स है। क्या वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा? क्या आंसर इज नो, वो सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा। अगर जैसे मान लो मेरे मामा है और मामा दुबई में ही रहते हैं और वो नॉन रेजिडेंट है, मामा की एज हो गई है 72 ईयर्स, क्या वो सीनियर सिटीजन माने जाएंगे? आंसर इज नो, मामा सीनियर सिटीजन नहीं माने जाएंगे। भले उनकी एज 70 ईयर्स है या 72 ईयर्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे सीनियर सिटीजन होने के लिए पहली चीज है आपका रेजिडेंट होना बड़ा जरूरी है। आपका रेजिडेंट होना बड़ा जरूरी है। रेजिडेंट हो और 60 ईयर्स और मोर का प्रीवियस ईयर में एज हो जाता है, तभी आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आओगे करके, ठीक है? अब एक और चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। एक बंदा है जिसका नाम है, समझना हम, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर काका। मिस्टर काका एक बंदा है, फोटो बना लेते हैं उसका। हाँ, ये मिस्टर काका है, ठीक है? अब एक बात समझना, अब एक बात समझना, ये एक काका करके एक बंदा है। अब ये जो काका है, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो याद रखना, अपना प्रीवियस ईयर इज 21-22, मींस इट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 31 मार्च 2022। ये अपने एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर है। अब हुआ क्या, ये जो बंदा है मिस्टर काका, ये अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है कब पता है? 1 अप्रैल 2022 को ये अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2022 को। मींस इस दिन केक काट रहे हैं, ठीक है? जो केक ला रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, और 60वां बर्थडे मतलब 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2022 को। मुझे बताओ इसका बर्थ कब हुआ था? मुझे बताओ इसका बर्थ कब हुआ था? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा आपसे। मुझे इस बंदे का बर्थ डेट बताओ। मुझे इस बंदे का आप लोग बर्थडे बता दो। क्या बर्थडे बताओ? बर्थडे, बर्थडे तो समझ में नहीं आता तुमको, बर्थडे बताओ। चलो, मुझे इस बंदे का बर्थडे बता दो। मुझे इस बंदे का बर्थडे बता दो। चलो, क्या सर इस दिन इसका बर्थ हुआ था? चलो चलो बताओ बताओ बताओ। बोलता है 1 अप्रैल। अरे भाई खजूर, बर्थडे बताना है, मतलब उस दिन ईयर के साथ में बताना है, ठीक है? बोलते 1 अप्रैल, वेरी गुड। मतलब इतना नॉलेज कहां से लाते हो यार? मैं तो कहां ढूंढ रहा था आपको, आप यहां थे? कहां कहां ढूंढा आपको?
इसका बर्थडे सबने बोला 1 अप्रैल 1962। फर्स्ट अप्रैल 1962 को जन्म हुआ था। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, कि अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, दैट इज ये अपना प्रीवियस ईयर की समय रेखा मींस टाइमलाइन। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके और 31 मार्च 2022, और ये अपना बर्थडे यहां मना रहा है ऑन द 1 अप्रैल 2022। इस दिन ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 60th बर्थडे। सो नाउ क्वेश्चन यहां पे ये आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि सर पर्टिकुलर एज कौन सी डेट को होगी? उसी दिन होगी जिस दिन आप केक काटते हो, हैप्पी बर्थडे बोलते हो, लोग आके आपको मतलब ऐसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, वैसा बोलते उसी दिन, या उसके पिछले दिन? जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर करके, ठीक है। तो 10 दिसंबर जो पिछला वाला गया, मैंने केक काटा 10 दिसंबर को, मेरी एज है वो मान लो 32 अभी कंप्लीट हुई 10 दिसंबर को। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि मेरा 32 एज कंप्लीट 10 दिसंबर को ही हुआ या फिर 9 दिसंबर को हो गया था? अगर मान लो आप यहां पे ये बोलोगे, क्योंकि सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है, हमने अभी बताया आपको, सीनियर सिटीजन मींस अगर कोई भी इंडिविजुअल है, रेजिडेंट पर्सन है, जिसका एज 60 ईयर्स और मोर है, वो प्रीवियस ईयर में हो गया। तो यहां क्वेश्चन ये आता है कि ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2022 को अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो यहां पे 60 ईयर का एज कब माना जाएगा? 31 मार्च को 60 ईयर्स का हुआ। अगर 31 मार्च को 60 इयर्स का हुआ तो भैया हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट इसी साल मिल जाएगा। ही कैन क्लेम द बेसिक एग्जामिशन ऑफ 3 लाख। बट अगर आप बोलोगे कि 60 इयर्स का वो 1 अप्रैल को हुआ, तो उस केस में इस साल में हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट नहीं माना जाएगा। तो आप मुझे बताओ, कुल मिला के इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में काका जो है वो इस प्रीवियस ईयर में जो अपन बात कर रहे हैं, उसकी जो इनकम होगी उस पे 3 लाख का बेसिक एग्जामिशन लेंगे या 2,50,000 का बेसिक एग्जामिशन लेंगे? बताओ बेटा बताओ। बोले 32 इयर्स के हो गए, दाढ़ी वाइट आ गई है एकदम, मतलब उम्र दिख रही है 60-70 साल की, और बोलते हो 32 इयर्स के हुए, झूठ बोल रहे हो। विशाल बोलता है कि दे दो करके, ठीक है, इस साल के, बड़ा उम्र कम बची है उनकी। हाँ, नचिकेता बोल रहा है 2,50,000 मीन्स इस साल बेसिक एग्जामिशन कितना मिलेगा? अब एक बात बताऊं, ये बड़ा डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन था, और इसको रिजॉल्व किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया, और सुप्रीम कोर्ट के रिजॉल्व करने के बाद सीबीडीटी ने एक सर्कुलर भी निकाला, और सीबीडीटी ने ये बोला कि देखो, कभी भी कोई भी पीरियड स्टार्ट होता है ना, वो कंप्लीट कब माना जाता है? उसके पिछले दिन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो, अगर आप 15 जुलाई 2020 को कोई पीरियड स्टार्ट हुआ तो 1 ईयर कंप्लीट कब होगा? 15 जुलाई को होगा या 14 जुलाई को? आंसर इज 14 जुलाई को। 14 जुलाई 2021 को यहां पे आपका 1 ईयर है वो कंप्लीट हो गया ऑन द 14 जुलाई 2021 को। तो इसी मेथड को लगाते हुए यहां पे सीबीडीटी ने बोला कि जिस दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, जिस दिन लोग आके और आपको केक कटवा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, उस दिन के पिछले दिन आप पर्टिकुलर एज अटेन कर चुके हो। मींस आप जो पर्टिकुलर एज है वो पर्टिकुलर एज उसके पिछले दिन अटेन कर चुके हो, पिछले दिन आपकी वो एज कंप्लीट हो चुकी है, तो उस केस में आपको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट इस साल मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एग्जाम्पल में मैं बात करूं कि ये जो बंदा है, जो मिस्टर काका है, ये अपना 60th बर्थडे भले 1 अप्रैल 2022 को सेलिब्रेट कर रहा है, बट ये मान लिया जाएगा कि उसने 60 इयर्स का एज है वो 31 मार्च 2022 को कंप्लीट कर दिया। ये जो 31 मार्च 2022 है, इस डेट को उसने 60 इयर्स का एज है वो 60 इयर्स का एज कंप्लीट कर दिया, और जब उसने 60 इयर्स का एज कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब इस साल में उसको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत
नहीं है, एज पर द सीबीडीटी क्लेरिफिकेशन एज वेल एज वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करके। ठीक है, चलो तो बड़ा सिंपल है कि देखो जिस डेट को आप अपनी कोई एज जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हो उसके पिछले दिन ये मान लिया जाएगा आपने वो पर्टिकुलर एज है वो अटेन कर ली है, पर्टिकुलर एज है वो आपकी पिछले दिन है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इस एग्जांपल की मैं बात करूं तो अगर कोई भी पर्सन है वो 1 अप्रैल 2022 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो उसका मतलब 31 मार्च को उसने वो एज है वो अटेन कर ली है और उसके बाद में उस डेट को उसने अटेन कर ली है वो एज और उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब बर्थडे वाले ये काका 60 इयर्स एक डे के ही हो गए, आज तक गलत डे पर सेलिब्रेट होता रहा। वाह पूजा क्या नॉलेजेबल है, बोलते आज तक हम तो हमारा बर्थडे उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, उसके पिछले दिन कर देना चाहिए था। यस कर देना चाहिए, मैं तो हर दिन वही कर रहा हूं, हर साल वही करूंगा, 9th को करूंगा बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड 9th। चलो किसी ने बोला कि सर 2500 बचाने के लिए और लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट किसी और मैटर पे वो केस था बट उसमें ये भी एक पॉइंट था करके। ठीक है, अरे भैया मैं बताऊं क्या क्या होता है, कौन कौन से केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाते हैं, आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या है करके। ठीक है, एक केस लो आपने भी सुना होगा इंटरमीडिएट में वगैरह, वो बंदे का जो शांति भूषण है उसने हार्ट का सर्जरी कराया था, अपने दिल का सर्जरी कराया था, उसका खर्चा उसने बिजनेस एक्सपेंडिचर मान लिया और बिजनेस एक्सपेंडिचर मान के और वो दिल्ली हाईकोर्ट तक केस गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने उसका बड़ा लंबा चौड़ा जजमेंट दिया 8-10 पेज का करके। ठीक है, तो दिल्ली हाईकोर्ट तक जजमेंट चला गया, सिर्फ एक हार्ट का सर्जरी करवाया उस एक्सपेंडिचर को लेके कि वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है या नहीं एक एडवोकेट के लिए। तो ऐसे ऐसे चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऐसे केस लॉज आपको दिखेंगे। एक केस लॉज अभी थोड़े टाइम पहले आया था जिसमें एक बीड़ी बनाने वाली कंपनी थी और बीड़ी बनाने वाली कंपनी का जो डायरेक्टर था वो जंगल में घूमने गया। वो बीड़ी के पत्ते होते हैं ना जिसको तेंदू लीव्स बोलते हैं, तो वो तेंदू लीव्स देखने गया छत्तीसगढ़ के जंगलों में। अब वो जंगल में वो देखने गया डायरेक्टर को वहां पे वो नक्सली लोग उठा के लेके चले गए। नक्सली लोग, नक्सली बोलते हैं उसको, हाँ, तो वहां पे जो लोग होते हैं वो उन जंगल में उसको उठा के ले गए। उन्होंने पैसा मांगा कि भैया इसको छोड़ना है तो पैसा दो, कंपनी को पैसा देना पड़ा कैश में निकाल के और कंपनी ने 10 लाख रुपए कैश दिया। अब कंपनी ने उसका खर्चा क्लेम किया कि बिजनेस एक्सपेंडिचर है, बड़ा जरूरी था, वो डायरेक्टर को मार देते करके। ठीक है, तो मैं बताऊं दुनिया में बहुत सारे केस लॉज ऐसे ऐसे आते हैं। तो उस केस लॉज में एक बात बताऊं, कोर्ट ने अलाउ भी किया कि चलो ये इलीगल है ये एक्सपेंडिचर, बट तो भी हम इसको अलाउ कर देते हैं क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो ऐसे ऐसे केस लॉ आ जाते हैं। चलो हाँ, हार्ट केस का केस क्या हुआ सॉल्यूशन पीजीबीपी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब एक बात समझना, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज द सुपर सीनियर सिटीजन। तो देखो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। देखो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी भी है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 250 to 5 लाख 5%, 5 लाख to 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन मीन्स रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 years or more in the previous year, that is called senior citizen। उसके केस में 3 lakh is a basic exemption, 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%। now next part is a super senior citizen, ये बेचारे लाल कृष्ण आडवाणी जैसे। ठीक है, तो देखो इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, बट आप बोलोगे सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे, तो सुपर सीनियर सिटीजन मींस अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 80 इयर्स और मोर हो गया है इन प्रीवियस ईयर, मतलब जिसका एज 80 इयर्स और मोर हो चुका है in the previous year, that is called super senior citizen। इसके केस में क्या है, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में आपको अप टू 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, देयर इज नो टैक्स अप टू 5 लाख। 5 लाख से लेके एंड बेटा अप टू 10 लाख तक यहां पे टैक्स लगेगा 20% की रेट से और मोर देन 10 लाख यहां पे टैक्स लगेगा आपका 30% की रेट से। ठीक है, तो यहां पे सीधा 20% का रेट है एंड 30% का रेट है, इसके अलावा 5% वाला रेट यहां पे नहीं है। अप टू 5 लाख इज अ बेसिक एग्जाम्पशन।
अब सर क्या इसमें भी वही वाला रूल चलेगा जैसा अभी आपने बताया था, वो 60 इयर्स का एज कंप्लीट हो रहा है 1 अप्रैल 2022 को, तो भी मान लिया जाएगा 31 मार्च 2022 को 60 इयर्स कंप्लीट हो गया, क्या इसमें भी ऐसा होगा? आंसर इज यस। इसमें भी वैसा ही होगा कि अगर मान लो आपका 80 इयर्स का एज कंप्लीट हो रहा है, मींस आप जो 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो वो 1 अप्रैल 2022 को कर रहे हो, तो भी ये माना जाएगा 31 मार्च 2022 को आपका 80 इयर्स का एज कंप्लीट हो गया और इस साल आपको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक टेबल फॉर्म में लिख लेता हूं, जिससे आप भी कहीं पे नोटबुक में या मतलब क्या बोलते हैं उस बुक में कहीं ऊपर लिख लेना, तो आपको ये चीज याद रहेगी कि अगर किसी का बर्थडे है 1 अप्रैल 1962 को, 1 अप्रैल 1962 को, तो बेसिक एग्जामिशन इस साल में कितना मिलेगा? बेसिक एग्जामिशन फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 और आई कैन से दैट असेसमेंट ईयर 22-23, इस साल में कितना बेसिक एग्जामिशन मिलेगा? तो मैं बताऊं, यहां पे 3 लाख मिलेगा। एंड अगर किसी का 1 अप्रैल 1942 है तो 80 इयर्स का एज होगा, तो इस साल में उसको 5 लाख का बेसिक एग्जामिशन मिल जाएगा। तो ये चाहिए तो कहीं पे आप इसको एज इट इज चिपका दो, तो जिससे क्या होगा आपको याद रहेगा। हाँ विजय, बहुत सारी जगह पे 87A नहीं मिलता है, ध्यान रखना, आएगा आगे। ठीक है, जैसे LTCG शेयर मार्केट वाला है 112 वाला, उसमें 87A नहीं मिलता है, तो फिर यही काम आता है बेसिक एग्जामिशन 5 लाख का। इनके लिए तो रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दिया है ना इस बार। क्या है रिटर्न फाइल करने का, कैसे है, सब आएगा, डोंट वरी। ठीक है, मतलब रिटर्न, लोगों को ये लगता है कि इनको टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इनको टैक्स भरना पड़ेगा। इनका जो रिटर्न है वो नॉर्मली अभी बैंक फाइल करेगी, अगर उनको बैंक से सिर्फ पेंशन मिलता है तो, या बैंक से सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट है या FD पे इंटरेस्ट है तो TDS में देखेंगे वो सब। डन, चलो सर वो 5 लाख वाला स्कीम कहाँ है फॉर इंडिविजुअल? आएगा बेटा, सब एक चीज में थोड़ी आ जाएगा एक ही दिन में, अभी का भी 5 मिनट में सब बता दो हमको। ठीक है, हमको 5 लाख वाला भी बता दो, उसके बाद में सब बाकी सब चीजें भी बता दो, हमको वो 5-6 स्लैब रेट भी बता दो, सब बता दो, कंपनीज को 22% कब लगता है वो भी बता दो, सब बता दो। Clarification is binding on everyone. तो स्पष्ट, why you don't want to follow this particular clarification? Because this is like that beneficial for SSC ना। MANCT का मतलब होता है डॉली, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज कॉल्ड MANCT, और आई कैन से दैट बेसिक एग्जामिशन। चलो अब इधर देखना आप लोग, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले टैक्स रेट, जनरल टैक्स रेट, इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्या बोला, इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अप टू 2,50,000 नो टैक्स, 250 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%. In case of senior citizen means resident individual age 60 years or more in previous year, उनके लिए 3 लाख का बेसिक एग्जामिशन, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%. In case of the super senior citizen means resident individual age 60 years or more, age 80 years or more in the previous year, उनके केस में up to 5 lakh basic exemption, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%. Now we are going to start with next part. All people just pay attention. Next part, देखो ये टैक्स तो लगेगा ही, इस टैक्स के साथ साथ में इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को सरचार्ज भी लगेगा। अब आप बोलोगे ये सरचार्ज क्या होता है, इधर देखना बेटा, तो जो भी तुम्हारा टैक्स आएगा ना, उस टैक्स में आपको ऐड करना पड़ेगा सरचार्ज। अब आप बोलोगे ये सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज इज बेसिकली एक्स्ट्रा टैक्स, और आई कैन से दैट एक्स्ट्रा चार्ज।
जो टैक्स आएगा उस टैक्स पे सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज उनको लगता है जो ज्यादा पैसे कमाते हैं। हमको डरने की जरूरत नहीं, आपको मेरे जैसे लोगों को डरने की जरूरत नहीं, हमको सरचार्ज नहीं लगता, हम बेसिक एग्जाम्पशन वाले लोग हैं। बट जो लोग पैसा ज्यादा कमाते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में, उनको सरचार्ज भी लगता है। अब सरचार्ज कितना लगता है तो देखो, अगर आपका टोटल इनकम मींस नेट टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, वो टोटल इनकम अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा है एंड अप टू 1 करोड़ है, मींस 50 लाख से ज्यादा और अप टू 1 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज लगेगा 10%। मींस जो टैक्स आएगा उस टैक्स में सरचार्ज ऐड कर दो 10% की रेट से। लेकिन अगर आपका टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 2 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज लगेगा 15% की रेट से। और अगर आपका ये 2 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 5 करोड़ तक है, तो आपको सरचार्ज लगेगा 25%। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज लगेगा 37% की रेट से। देखो क्या लिखा हुआ है, सरचार्ज किसको लगता है? जो ज्यादा पैसा कमाता है। सीधी सी बात है, जिसकी इनकम ज्यादा है तो गवर्नमेंट उससे एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ ज्यादा पे करो। जब आपकी इनकम ज्यादा है तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ ज्यादा पे करो, तो आपको टैक्स तो है ही है, उस टैक्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। और सरचार्ज कितना लगेगा, किसको लगेगा? सबसे पहली चीज तो अगर आपका इनकम, टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम जो बोलते हैं अपन डिडक्शन के बाद वाला, वो अप टू 50 है, सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा है और अप टू 50 लाख से ज्यादा है और अप टू 1 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज 10% लगेगा। अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा है एंड अप टू 2 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज 15% लगेगा। अगर आपको 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज 25% लगेगा। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है, अगर आपकी इनकम है वो 5 करोड़ से भी ज्यादा है, तो उस केस में आपको 37% की रेट से सरचार्ज लगेगा। मैं बताऊं, ये जो है ना, ये 25% और 37% ये लाया हमारी निर्मला सीतारमण जी ने। पहले सरचार्ज 10% और 15% ही था कि भैया 50 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़ आपको 10% सरचार्ज, 1 करोड़ टू 1 करोड़ से ऊपर जितना भी इनकम था तो उस केस में सरचार्ज सिर्फ 15% था। बट निर्मला सीतारमण जी ने ये 25 वाला और 37 वाला स्लैब और डाला गया इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में। अब आप लोगों का क्वेश्चन यहां पे ये आएगा कि सर क्यों इन्होंने सरचार्ज बढ़ाया? अगर बढ़ाना था तो टैक्स रेट ही बढ़ा देते भाई, अगर ऐसा स्लैब रेट ही क्रिएट कर देते। ये सब ऐसे सरचार्ज बढ़ाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अगर आप आज हाईएस्ट सरचार्ज देखोगे तो उस बंदे को कितना टैक्स लगता है पता है? जो 5 करोड़ से ज्यादा कमाता है, ठीक है, आप समझना। हाँ देखो, 5 करोड़ से ज्यादा कमाता है कोई, तो 30% तो हो गई टैक्स रेट, और 30% में आप 37% को जोड़ दो सरचार्ज, तो इट्स कम्स टू द 41.1% आया। और उसके साथ साथ में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और है, तो उसमें और ऐड होगा 4%, तो 4% और ऐड कर दो, तो आपको कितना हो गया पता है टैक्स आज की डेट में? 42.744%। इतना टैक्स लगता है अगर कोई पर्सन जो है, अगर कोई पर्सन है वो ज्यादा कमाता है। तो किसी ने 5 करोड़ से ज्यादा कमा लिया तो बंदे का गया पैसा, मतलब 43% है। आप आउट ऑफ 100 रुपीज 43 रुपीज जो है वो निर्मला सीतारमण जी ले जाएगी। अब डाउट यहां पे ये आता है कि क्यों इन्होंने सरचार्ज की रेट को बढ़ाया गया? ये जो सरचार्ज की रेट क्यों बढ़ाया गया? अगर बढ़ाना था तो फिर आप स्लैब रेट और क्रिएट कर लेते कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है उस पर 40%, ऐसे सीधा वही कर लेते करके, ठीक है, या उसके ऊपर लाइक 50%, जो आपको करना था वो कर सकते थे। आपने सरचार्ज क्यों बढ़ाया? अब इन्होंने बोला किसी ने कि सरचार्ज इसलिए बढ़ाया, अगर सरचार्ज ना बढ़ाते और अगर मान लो स्लैब रेट बढ़ा देते, स्लैब रेट में अगर टैक्स और स्लैब क्रिएट कर लेते, तो मिडिल क्लास को प्रॉब्लम होती? नहीं होती ना। अगर मान लो उन्होंने ऐसा बोला होता कि 1 करोड़ से ऊपर वाली इनकम पे आपकी टैक्स रेट 40%, वैसा बोल सकते थे। बट इसका रीजन एक दूसरा है। रीजन ये है कि मैं बताऊं ना, जो इनकम टैक्स कलेक्ट होता है, अपनी गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है इनकम टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। आपको पता है इनकम टैक्स जो कलेक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसका शेयर उनको हर स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है।
अगर मैं महाराष्ट्र में रिटर्न फाइल करता हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो इनकम टैक्स पे किया ना, उसमें से कुछ पोर्शन वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कुछ पोर्शन उस टैक्स का उनको देना पड़ता है हर स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे चलते हैं। लेकिन इसमें एक इनका रूल ऐसा है, ये लोग क्या करते हैं कि सरचार्ज में से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जो सरचार्ज या सेस है उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कि इनकम टैक्स जो आता है उसमें तो उनको शेयर देना पड़ता है हर स्टेट गवर्नमेंट को। तो इन्होंने सोचा कि अगर हमने इनकम टैक्स का स्लैब रेट बढ़ा दिया तो उसमें से हर स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। तो बेटर है हम क्या करते हैं कि स्लैब रेट ना बढ़ा के और हम सरचार्ज की रेट बढ़ा लेते हैं, क्योंकि सरचार्ज की रेट जो पैसा आता है अल्टीमेटली इनकम टैक्स आता पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उसके बाद उसका डाइवर्जन होता है, उसमें से कुछ शेयर है, कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को डाइल्यूट करना पड़ता है। लेकिन सरचार्ज एक ऐसी चीज है जिसमें से कुछ भी उनको देने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया यहां पे पता है, इसके लिए इन्होंने सरचार्ज की रेट को बढ़ाया। इसके लिए इन्होंने सरचार्ज की रेट को बढ़ाया यहां पे, इसलिए उन्होंने स्लैब रेट वगैरह ना बढ़ा के और सरचार्ज की रेट को बढ़ा दिया। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, हाँ अब एक और चीज समझना कि सबसे पहले आपका आ गया टैक्स, और जो टैक्स है उसमें अपन ने ऐड किया सरचार्ज। अब इसकी जो टोटल आएगी ना, इस टोटल में आपको ऐड करना पड़ेगा हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। मींस हमेशा आपको हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स है वो 4% ऐड करना पड़ेगा, और लास्ट में आ जाएगा आपका फाइनल टैक्स, वो तुम्हारा फाइनल टैक्स आएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज ऐड करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। अगर आपका इनकम 6 लाख है 7 लाख है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, हाँ वेरी गुड, मेरी क्लास की फीस कम कर दो तो आपको सरचार्ज कम लगेगा। मेरे को सरचार्ज लगता भी नहीं है, मेरी क्लास की फीस बहुत कम है। उसमें से आपको कल बताया मैंने 2300 है, वो ऐसे भी मोदी जी को जीएसटी चला जाता है आपकी फीस में से। बाकी बुक के खर्चे 5-6 बार हमको बुक भेजना पड़ता है, कुरियर का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा। एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं बाकी सब चीजों की कि सर अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद अपन किसी और पर्सन की टैक्स रेट पे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन टैक्स रेट क्या है, अप टू 250, कोई टैक्स नहीं, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। सीनियर सिटीजन 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन, सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन। सरचार्ज लगेगा कब, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो। 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है 37% सरचार्ज लगेगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 4% हमेशा लगेगा। चलो अब इधर देखो सब लोग, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सर ये तो बात हो गई इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की। नेक्स्ट पार्टनरशिप फर्म पे क्या टैक्स रेट लगती है, इधर देखना। तो अगर मैं फर्म की बात करूं, फर्म या एलएलपी सेम ही है अपने इनकम टैक्स में, फर्म एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी, जो भी फर्म है एलएलपी है एंड लोकल अथॉरिटी है, इनके केस में आपको जो टैक्स लगता है दैट इज द 30%। मींस यहां पे कोई स्लैब रेट नहीं है, यहां पे कोई स्लैब रेट नहीं है, सीधा 30% है वो टैक्स रेट लगेगा। टैक्स रेट इज 30%, देयर इज नो स्लैब रेट एंड ऑल, फ्लैट टैक्स रेट 30%। सर इसमें सरचार्ज लगता है क्या इनके केस में? आंसर इज यस। कब लगता है? और एक सिंगल रेट है सरचार्ज की। अगर यहां पे सरचार्ज कब लगेगा कि अगर इनका टोटल इनकम जो है वो टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ है, टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, तो उस केस में सरचार्ज लगेगा यहां पे 12% की रेट से, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% की रेट से लगेगा। तो बड़ा सिंपल है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी, टैक्स रेट इज 30%। सरचार्ज जो है वो टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, और बाकी जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% है। आज मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई बिजनेस करना चालू करो और आप अगर मुझे आके पूछो कि सर हमारी बहुत इनकम होने वाली है, मान लो 2, 3, 4, 5 करोड़ आप साल का कमाने वाले हो, और आप मुझे ये बोलोगे कि सर हम क्या बनाएं, हम इंडिविजुअल में बिजनेस करें,
HUF में करे, पार्टनरशिप फर्म में करे, कंपनी में करे, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा पता है? आई ऑलवेज सजेस्ट द पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज आज की डेट में पार्टनरशिप फर्म सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में आज सबसे ज्यादा लाइक जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है पार्टनरशिप फर्म। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो, पार्टनरशिप फर्म में आपको टैक्स कैसे लगेगा? 30% का टैक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आप 12% सरचार्ज जोड़ दो हाईएस्ट, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इट्स कम्स टू द 34.944%, अप्रोक्स 35%। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने बोल दिया, जैसे मोहित है करके, ठीक है, जिन्होंने मुझे बोला कि सर यहां पे तो हम तो कंपनी बनाएंगे क्योंकि कंपनी में तो 22% टैक्स रेट है। अरे भाई, कंपनी में 22% है ये मुझे भी पता है, कंपनी में 22-25% है ये मुझे भी पता है, लेकिन कंपनी से पैसा निकालोगे कैसे? आप जब साल का 10 करोड़ कमा रहे हो, आपने कंपनी में 10 करोड़ प्रॉफिट बता दिया, टैक्स वहां पे भरा आपने 22%, ठीक है, पैसा निकालोगे कैसे? अगर अपने को पैसा चाहिए, अगर अपने को पैसा चाहिए तो पैसा निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज द डिविडेंड या रेम्यूनरेशन। अब आप डिविडेंड दोगे तो अगेन वो टैक्सेबल है शेयर होल्डर के हाथ में, और शेयर होल्डर के हाथ में वो 30% से टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप मान लो रेम्यूनरेशन दोगे तो वो भी टैक्सेबल है, और हाई रेम्यूनरेशन है तो ऑब्वियसली 30% से वापस टैक्स लग जाएगा। तो आप एक बात समझो, अगर आपने 25% वहां टैक्स भरा और फिर आपको वापस 30% टैक्स भरना पड़ जाए शेयर होल्डर के हाथ में, तो यहां पे टैक्स तो 55% हो गया ना। तो फिर फायदा कहां पे हुआ? फायदा कहां पे हुआ? मोहित, फायदा कहां पे हुआ? अच्छा, कंपनी में फेक बिल लगा लेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इनको ये सीए बनने वाले हैं, ठीक है, अभी सीए बनने वाले हैं, और सीए की हरकतें पहले से आ गई है इनमें, ठीक है। कंपनी में फेक बिल लगाकर पैसा निकाल लेंगे, वाह, कंसल्टेंसी सर्विस देंगे पार्टनरशिप हमसे, वेरी गुड बेटा, मान गए हम तुम्हारी बात। सो अगर मान लो बिजनेस करना है ढंग का और पैसा निकालना है, ठीक है, पैसा सब निकालना है, तो बेस्ट इज अ पार्टनरशिप फर्म रेदर देन इंडिविजुअल। फर्म बना दो, रजिस्टर भी मत कराओ, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म कोई रजिस्ट्रेशन की मैंडेटरी है नहीं, रजिस्टर मत करवाओ, डीड बनाओ, पैन कार्ड बनाओ, पार्टनरशिप फर्म चालू, पैसा लो, 35% टैक्स भरो, 65% उड़ा लो। 65% आपको जैसा चाहिए वैसा यूज कर सकते हो, क्योंकि पार्टनर का शेयर है वो एग्जेम्प्ट है। आप जितना पैसा जो प्रॉफिट होता है एज इट इज आप पार्टनर निकाल सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एडवांस दे देंगे डायरेक्टर को। अच्छा, एडवांस दे सकते हैं क्या? देखेंगे बेटा, हाँ, एडवांस वगैरह सब डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। तुम ही होशियार हो। कंपनी में 15% रेट है। अच्छा मोहित, कौन सी कंपनी में पता है वो? उसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी कंडीशंस है, ऐसे हर कंपनी में नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, दुनिया भर की चीजें है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट टैक्स रेट, दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अब आप मुझे कल एक चीज बताओगे अपने ऑफिस में जाके कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आती किस में है? कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आती है? मींस उसमें एओपी बीओआई में आती है या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आती है, किस में आती है? लेकिन इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग से रेट दे रखी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है ना बेटा, उस पे जो टैक्स रेट कैसा लगेगा, उनका नेट टैक्सेबल इनकम अगर अप टू 10,000 है, बेचारों का अप टू 10,000 है, तो उस पे टैक्स लगेगा 10% की रेट से। 10,000 से ज्यादा है, अप टू 20,000 है, तो टैक्स रेट लगेगा उनका 20% की रेट से, और मोर देन 20,000 है तो टैक्स लगेगा 30% की रेट से। तो देखो कल जाके और आप देख के आना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के आपने रिटर्न फाइल किए होंगे, उसके पैन कार्ड में क्या लिखा हुआ है वो किस में आती है देख लेना आप, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अप टू 10,000 तक का जो इनकम है उस पर 10% टैक्स, 10,000 टू 20,000 20% टैक्स, मोर देन 20,000 30% टैक्स। अब एक और चीज समझना, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस। यहां सरचार्ज कैसे लगेगा? सरचार्ज लगेगा ओनली इफ योर नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा आपका 12% की रेट से, जैसा फर्म में लगता था वैसे का वैसे। एंड बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको लगेगा कौन सा? 4% की रेट से। अब आप बोलोगे सर ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है? ये गवर्नमेंट सेस कलेक्ट करती है जिसका यूज होने वाला है हेल्थ पे
और एजुकेशन पे एक स्पेसिफिक सेस है। देखो इनकम टैक्स जो होता है ना, वो इनकम टैक्स का यूज वो कहीं भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स को वो मिलिट्री पे यूज कर सकते हैं, बाकी एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, बाकी सब कोविड की वैक्सीन खरीदने में यूज कर सकते हैं। बट जो सेस लगाया जाता है वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है, वो स्पेसिफिक फंड में जाता है, और वो पैसा है वो सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ही इंडिया में यूज किया जाता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद नेक्स्ट पार्ट पे अपन चलते हैं, दैट इज द कंपनी, और दैट इज इंटरेस्टिंग। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, कंपनी पे क्या टैक्स रेट है इधर देखना। हाँ सब लोग इधर देखना, कंपनी पे टैक्स रेट क्या है। कंपनी दो तरह की कंपनी हो सकती है, एक तुम्हारी डोमेस्टिक कंपनी और एक तुम्हारी फॉरेन कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। अब आप बोलोगे ये डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है और इंडियन कंपनी क्या होता है, और दूसरी अपन बात करेंगे फॉरेन कंपनी की। तो देखो बेटा, टैक्स रेट की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं फॉरेन कंपनी की बात करके छोड़ देता हूं। फॉरेन कंपनी पे जो टैक्स रेट है दैट इज द 40%। फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट इज 40%, लेकिन डोमेस्टिक कंपनी पे, अब एक चीज समझना, डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट के लिए दो पार्ट। सबसे पहला पार्ट कि अगर आपका उस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट जो है वो प्रीवियस ईयर 1920 का इज अप टू 400 करोड़। मैंने क्या बोला? प्रीवियस ईयर 1920 का ग्रॉस रिसिट और टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो उस डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट है 25%। और अगर वो इसमें फॉल नहीं करता तो अदर डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट है 30%। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, इधर देखना। मैंने बोला दो तरह की कंपनी, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन। डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलते हैं? तो अगर मैं आपको डिविडेंड वाले टॉपिक में बताऊंगा, बट अभी बताना चाहूं तो डोमेस्टिक कंपनी मींस ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी है, एक तो वो डोमेस्टिक है, और दूसरा अगर फॉरेन कंपनी ने अपने प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट इंडिया में कर रखे हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, मींस वो शेयर होल्डर का रजिस्टर यहां पे रखती है एंड उसके दुनिया भर की कंडीशंस है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो उस केस में वो फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक बन जाती है। बट अभी के लिए आप यही समझो, डोमेस्टिक कंपनी मींस इंडियन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या है? हम एक बात बताओ, टैक्स कौन से ईयर का निकाल रहे हैं? हम टैक्स निकाल रहे हैं, टैक्स रेट प्रीवियस ईयर 21-22 की इनकम पे निकाल रहे हैं, और आई कैन से दैट असेसमेंट ईयर 22-23 के इनकम पे निकाल रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी के लिए आपको टर्नओवर देखना पड़ेगा 1920 का। 1920 का टर्नओवर देखो, और 1920 का टर्नओवर अगर अप टू 400 करोड़ है, 1920 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो 25%, और अगर वो 400 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में 30% की टैक्स रेट लगेगी। नाउ यहां पे क्वेश्चन जैसे नीति का आया, सर यहां पे ये लोग 1920 का टर्नओवर की बात क्यों कर रहे हैं? यहां पे बात करनी चाहिए थी करंट प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22, क्योंकि ये करंट प्रीवियस ईयर है। भाई ऐसा लिखो ना कि इस साल का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो तुम्हारे लिए 25%, अदरवाइज 30%। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप 1920 में हमको क्यों घुमा रहे हो? आप 1920 में आप क्यों घुमा रहे हो? चलो कौन बताएगा मुझे, वाई 1920? वाई 1920 क्यों घुमा रहे हैं 1920 में? अब 1920 का टर्नओवर पूछ रहे हो हमसे कि बोलो उस साल में आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ था, तो इस साल में आपका 25%। बट वाई 1920? बोलते कोविड इफेक्ट की वजह से, इलेक्शन। वाओ,
चलो, इसके पीछे का एक रीजन है। रीजन ये है कि आप चिटिंग ना करो। इसके पीछे का एक रीजन है, और रीजन ये है कि आप चिटिंग ना करो। कैसे? एक एग्जांपल लेता हूं। एक बात बताओ, हम टैक्स निकाल रहे हैं कौन से ईयर का? हम टैक्स निकाल रहे हैं प्रीवियस ईयर 21-22 का। अब मान लो प्रीवियस ईयर 21-22 का हम टैक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए अपने को टर्नओवर 1920 का क्यों बोला है, उसके पीछे का एक रीजन है। अगर ये 21-22 का बोल देते कि चलो आपको 21-22 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़, तो टैक्स रेट इज 25%, तो लोग क्या करते हैं? टर्नओवर को मैनिपुलेटेड करते हैं, टर्नओवर को वो कम करते करके, ठीक है। कैसे कम करते? बड़ा सिंपल है, आप सेल्स रिटर्न बता दो। अगर आपका टर्नओवर मान लो 415 करोड़ आ रहा है, तो आप 415 करोड़ आ रहा है, तो आप 15 जो है उसका आप सेल्स रिटर्न बता दो, अपने टर्नओवर को मैनिपुलेट कर दो, आप टर्नओवर को कम कर देते। आप ऐसा करते, तो आप ऐसा करते। इसके लिए इन्होंने बोला 2021 का, सॉरी 21-22 करंट प्रीवियस ईयर का टर्नओवर नहीं देखना आपको, करंट प्रीवियस ईयर के टर्नओवर से कोई मतलब नहीं। दूसरा, तो सर लास्ट ईयर का बोल देते, तो सर हमको लास्ट ईयर का बोल देते, तो लास्ट ईयर का अगर बोलते, अगर वो बोलते कि प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर देख लो, लेकिन आप एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर 2021 कहां से कहां तक चलता है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। और एक बात बताओ, ये वाला बजट कब आया था? ये बजट आया यहां पे 1 फेब 2021 को। और अगर 1 फेब 2021 को ये बोल देते कि 2021 का टर्नओवर, आपका 2021 का टर्नओवर जो है वो आपका अप टू 400 करोड़ है, तो हम आपको टैक्स रेट 25% का बेनिफिट देते, तो भी लोगों के पास 2 महीने रहते टर्नओवर को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि फेब और मार्च आपके पास 2 महीने हैं। आप टर्नओवर को सेट कर देते, टर्नओवर को मैनिपुलेट कर देते, आप 400 करोड़ से कम रखते, जिससे कि आपको टैक्स रेट है वो 25% मिले। तो इसलिए निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि बेटर है कि हम आपको बोलते हैं प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर देख लो आप बस, क्योंकि 1920 का टर्नओवर जिस दिन आप यहां पे ये बजट प्रेजेंट कर रही है 1 फेब 2021 को, इस दिन आप देखोगे 1920 का ऑलरेडी सब चीजें सेट ऑलरेडी हो चुकी होगी, उस साल की ऑडिट वगैरह भी आपके अकाउंट फाइनलाइज हो चुके होंगे। अब उस टर्नओवर को आप चेंज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे रेफर द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर 1920। सो यू हैव टू चेक द टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 1920। अगर 1920 का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, देन यू आर एलिजिबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ 25% टैक्स रेट, अदरवाइज आपको 30% टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा। अब एक और चीज समझना, अब विशाल बोल रहा है कि 23-24 के लिए 2021 का देखेंगे। नॉर्मली यस, अगर मैं बताऊं नॉर्मली जो 2 साल से ट्रेंड चल रहा है, आंसर इज यस, बट हो सकता है अगले साल लॉ में कुछ और ही चेंज कर दे, ठीक है। बट नॉर्मली अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो यस। अभी आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप कौन से ईयर का देख रहे हो? 18-19 का देख रहे हो। अभी जो आप रिटर्न ऑफिस में फाइल करोगे उसके लिए आप 18-19 का देखोगे। अब देखो कुशल, ग्रॉस रिसिट क्या आएगा? ग्रॉस रिसिट फिर आपको टैक्स ऑडिट जो गाइडलाइंस नोट है उसके साथ से जाना पड़ेगा कि बिजनेस की ग्रॉस रिसिट, ग्रॉस रिसिट फॉर द बिजनेस एक्टिविटी आपकी, ठीक है। और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, तो बिजनेस एक्टिविटी का ग्रॉस रिसिट और टर्नओवर है वो देखा जाएगा। तुषार बोल रहा है सर इस साल लॉस हो गया तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों करना है? लॉस हुआ तो क्यों करना है टैक्स पे? भाई ये तो इनकम पे टैक्स लगेगा, लॉस हुआ तो क्यों टैक्स पे करना है? क्यों नहीं करना? ऑब्वियसली वो तो टर्नओवर है बेटा, वो टर्नओवर उस साल का अगर अप टू 400 करोड़ था 25%, अदरवाइज आपका 30%। अब है ना एक बड़ा डाउट है लोगों का, आप मुझे उसका आंसर करोगे। जैसे श्रद्धा ने पूछा कि सर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वो ही अगर लास्ट ईयर हुई है, मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 2021 में हुई है या इस साल हुई है 21-22 में, तो क्या उस कंपनी को 25% का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप क्या बोलते हो? इफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड न्यूली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है लास्ट ईयर या इस साल, 1920 में कंपनी थी नहीं, जयेश बोल रहा है कि उस साल प्रॉफिट था इस साल लॉस हुआ है।
आप ऑफिस में क्या कर रहे हो, ऑफिस के नॉलेज के हिसाब से बताना। अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वो लास्ट ईयर या इस साल हुई है, और वो कंपनी मान लो वो 22% वाली टैक्स अलग है, वो रेट नहीं ले रही है, तो क्या कर 30% या 25? क्या ऐसा माने कि उस साल का टर्नओवर 0 था? हाँ, अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो आपको मार्केट में कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज मिलेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज मिलेंगे। कोई बोलता है कि नहीं नहीं, कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हुई है तो हम थोड़ा रैशनल बेसिस पे जाएंगे कि उस साल का टर्नओवर तो 0 था, तो हम 25% का बेनिफिट ले लेंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन मेरी एक दो मेरे फ्रेंड से बात हुई जो बिग फोर वगैरह में भी काम करते हैं, उन्होंने 30% टैक्स भरा है। वो बोलते हैं 30% टैक्स भरा है बिकॉज आप अगर इंटरप्रिटेशन देखोगे, लॉ अगर आप फाइनेंस एक्ट को देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपनीज टर्नओवर फॉर दैट प्रीवियस ईयर इज अप टू 400 करोड़। सो अगर मान लो वो उस कंपनी उस साल में नहीं थी, तो ऑब्वियसली वो 400 करोड़ वाले बेनिफिट में नहीं आएगी और उसको 30% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा करके, ठीक है, उसको 30% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप मुझे बोलोगे कि अपनी इंस्टीट्यूट क्या करती है, तो इंस्टीट्यूट ने क्लियरली तो कहीं कुछ दे नहीं रखा। आप मॉड्यूल देखोगे तो कहीं पे कोई क्लियरली दे नहीं रखा कि कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो क्या होगा। बट इंस्टीट्यूट ने अभी 1-1.5 साल पहले एक केस स्टडी दी थी, केस सिनेरियो दिया था, और उसमें उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए थे, और उस ऑप्शंस में उन्होंने ऐसा एक क्वेश्चन बनाया था, और उस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो इंस्टीट्यूट ने 30% की टैक्स रेट लगाई थी। तो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं थी 1920 में, उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई, तो उस केस में भले उसका टर्नओवर, मतलब वो टर्नओवर तो ऑब्वियसली उस साल का तो देख ही नहीं सकते क्योंकि वो थी नहीं, उस कंपनी को 30% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा करके, ठीक है। यहां पे कोई बेनिफिट नहीं है, ऑब्वियसली ये लॉस है करके, ठीक है, बट ऐसा इंस्टीट्यूट ने भी किया था। तो अगर मैं आपकी बात बोलूं, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाओगे, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेंगे कि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो उस केस में 25 या 30 क्या लेकर के, ठीक है। बट इंस्टीट्यूट ने एक केस सिनेरियो दिया था, उसमें उन्होंने 30% की रेट से टैक्स लगाया था, तो यू शुड गो विद द 30% है, वो 30% की रेट से आपको टैक्स है वो पे करना पड़ेगा अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो। लेकिन अगर 1920 में कंपनी थी और टर्नओवर या ग्रॉस रेसिट अप टू 400 करोड़ था, तो उस केस में आपको 25% का बेनिफिट है वो मिल जाएगा। चलो, नाउ नेक्स्ट पार्ट। सर कंपनी को सरचार्ज लगेगा क्या? कंपनी जो है उस कंपनी को सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस। अब एक बात समझना, कंपनी को सरचार्ज कैसे लगता है, इधर देखना। हाँ, कंपनी को सरचार्ज लगता है दैट डिपेंड्स ऑन टोटल इनकम, जैसे सबके केस में वैसे ही था। तो कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा अगर कंपनी का नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 1 करोड़ है, अप टू 10 करोड़ है, तो उस केस में डोमेस्टिक कंपनी को सरचार्ज लगेगा, ये जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको सरचार्ज लगेगा 7% की रेट से, एंड फॉरेन कंपनी को सरचार्ज लगेगा 2% की रेट से। बट अगर उनका नेट टैक्सेबल इनकम है वो मोर देन 10 करोड़ है, तो डोमेस्टिक कंपनी को सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से, एंड फॉरेन कंपनी को सरचार्ज लगेगा 5% की रेट से। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। कंपनी को सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस, दैट डिपेंड्स ऑन नेट टैक्सेबल इनकम। अगर मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात करूं, अगर टैक्स रेट है, डोमेस्टिक कंपनी है, उसके केस में अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 10 करोड़ है, तो उस केस में आपको सरचार्ज लगेगा 7% की रेट से, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% की रेट से, फॉरेन कंपनी के केस में 2% एंड 5%। अब आपका क्वेश्चन यहां पे यह आया कि सर यहां पे हमको फॉरेन कंपनी में सरचार्ज कम क्यों है और डोमेस्टिक कंपनी में आप देखोगे ज्यादा है, 7% एंड 12%, बट फॉरेन कंपनी में 2% एंड 5%। इसका रीजन बीइंग उनके लिए टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। आप देखोगे यहाँ टैक्स रेट 40% है, तो जब टैक्स रेट 40% है तो सरचार्ज उन्होंने थोड़ा कम रखा है, बट यहाँ टैक्स रेट 25-30% है तो सरचार्ज है वो सरचार्ज ज्यादा है, दैट इज 7% एंड 12%। एंड इस केस में भी आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको लगने ही वाला है करके, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको लगने ही वाला है।
यस बोल रहा है कि पार्टनरशिप फर्म थी वो कंपनी में बदल गई। भैया कंपनी होनी चाहिए उस साल में अगर वो कंपनी नहीं थी करके, ठीक है, तो उस केस में कंपनी और फर्म दोनों अलग अलग एसएससी माने जाते हैं। उस साल के दो अलग अलग रिटर्न जाते हैं, वो सेम एसएससी नहीं माना जाता। ठीक है, आज का लेक्चर भी ओपनली अवेलेबल होगा। आंसर इज यस, आज का लेक्चर भी होगा, लास्ट आज का, जिससे हम सेटल हो जाएंगे। कल से फिर आपको एनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगा। क्या बोल रहा है अंशु, क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। 40% में कुछ बेनिफिट स्लैब नहीं है? नहीं 40% में कोई स्लैब नहीं है। स्लैब सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओ आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्संस के लिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ आप अपनी बुक पे, और आपकी बुक में जो पेज नंबर यहां से लेके पेज नंबर 4 पे जो दे रखा है वो रीड करोगे। उसके बाद ये वाला पार्ट रीड करोगे, ये सर्कुलर जो था सीबीडीटी का, और सीबीडीटी के सर्कुलर में वो 60 साल 80 ईयर का एज वाला जो डाउट था। उसके बाद ये रीड करोगे। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब एक बात समझना, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है यहां तक आप रीड कर लोगे। उसके बाद एक और चीज समझना, हमेशा आपकी जो टोटल इनकम है और नेट टैक्स लाइबिलिटी है वो राउंडेड ऑफ होती है नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10 में। ऐसा सेक्शन 288A एंड 288B बोलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मेरी इनकम है वो 15,20,334 है, मान लो 15,20,334 है, तो मेरी इनकम कितनी ली जाएगी पता है? 15,20,330 मीन्स नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। या अगर मान लो किसी का टैक्स है वो 14,996 है, तो 14,996 है तो आप यहां पे क्या लोगे? 15,000 मीन्स 10 रुपए में राउंडेड ऑफ करना है। ठीक है, या किसी का मान लो 14,692 है तो आप इसको लोगे 14,690 मीन्स 1 2 3 4 है तो आप लोअर वाले 10 में आ जाओ, और अगर आपका 5 6 7 8 9 है तो आप अपर वाले 10 में चले जाओगे। ये आपको राउंडेड ऑफ करना है आपकी इनकम एज वेल एज आपका टैक्स। तो यहां पे लिखा हुआ है करके, ठीक है, एनी अमाउंट ऑफ इनकम एज वेल एज द टैक्स राउंडेड ऑफ इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10। आपको नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 है उसमें आपको राउंडेड ऑफ करना है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो एक काम करो, मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूं, 2-3-4-5 मिनट, 5 मिनट का टाइम देता हूं। 5 मिनट में यहां ये राउंडेड ऑफ से पहले जो जो दे रखा है करके इन 2 पेज पे एक बार आप इसको ओवरव्यू कर लो। जो हमने पढ़ा है वही वाली चीजें हैं, आप एक बार इसको ओवरव्यू कर लो। ये वाला पेज आप ओवरव्यू कर लो पहला, उसके बाद ये दूसरा वाला ओवरव्यू कर लो सर्कुलर वाला, और उसके बाद तीसरा जो भी ये रिबेट से पहले जो दे रखा है वो वाला आप सब एक बार देख लो। देखो जल्दी देखो।
वीडियो डाला था ब्रेक वाला कुछ ऐसा वही मॉर्निंग वाला हाँ भाई डन झालं बोलो झालं 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 मीन्स संपलं संपलं मीन्स हो गया ऐसे एक बार बोलो ना झालं 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 मीन्स हो गया मुंबई में मराठी में बोलते हैं हम लोग झालं झालं मीन्स संपलं संपलं मीन्स खत्म हो गया जो हमको पढ़ना था वो हो गया हाँ झाला क्या बोल रहा है इन कंपनी बेनिफिट ऑफ 25% कैसे हुआ टैक्स है वो तो 25% का बेनिफिट मतलब 30% ना लगेगा ना 25% लगेगा तो ऐसे बेनिफिट ही हुआ ना 30% की जगह 25% लगेगा निर्मला सीतारमण जी ने बड़ा अनाउंस किया था कि हम सिर्फ टैक्स लेंगे 25%। शुभम बोलता है मैं पण मुंबई कर आहे ओ केस नेम याद रखना है नहीं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहेंगे जो आईसीआई देगी वही वाले याद रखने हैं ठीक है बाकी नहीं बर्थडे वाला केस लो याद रखने की जरूरत नहीं दैट इज जस्ट अ कंसेप्ट कभी तुमको ऐसा बड़ा क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि उस क्वेश्चन में उस बंदे का बर्थ डेट दे दिया फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया फिर उसमें टैक्स निकालने को दिया तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि वो सीनियर सिटीजन है कैन बी प्रीवियस ईयर मोर देन 12 मंथ आंसर इज नो प्रीवियस ईयर वो ऐसा कंपनी लॉ नहीं है यार कंपनी लॉ में आप लोग कंपनीज के लिए वो होता है जो 15 मंथ का ईयर होता है पहला रिपोर्टिंग ईयर ऐसा इनकम टैक्स में नहीं है कुछ भी ठीक है ऐसा इनकम टैक्स में नहीं है चलो सेल्स रिटर्न आता है या नहीं ग्रॉस रिसिप्ट में देखो सेल्स रिटर्न को हटा देते हैं ग्रॉस रिसिप्ट में जैसा आपने टैक्स ऑडिट की होगी तो टैक्स ऑडिट का गाइडलाइंस नोट है वहां पे और वो गाइडलाइंस नोट में सब चीजें दी रखी है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें लेना है क्या नहीं लेना है आपको व्हाट इज द AIR इन केस लो AIR नहीं होता इसमें क्या होता है CTR होता है करके एक तो होता है जैसे ITR होता है करके ठीक है एक कहीं पे होता है CTR कहीं पे लिखा होता है टैक्समैन तो ये जो केस लो है ये कौन सी बुक में रिपोर्टेड है जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स रिपोर्ट्स मतलब वो केस लो कहाँ रिपोर्ट्स कर रखा है या CTR दैट इज करंट टैक्स रिपोर्ट तो उसका नाम होता है बुकलेट का यू कैन से दैट इज कॉल योर ITR CTR सो स्पर्श ये जो रहता है ITR CTR दैट इज द बुकलेट का नेम कि वो कहाँ रिकॉर्डेड है वो आपको ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढोगे तो जिसको ITR मींस इनकम टैक्स रिपोर्ट बोलते हैं CTR मींस करंट टैक्स रिपोर्ट बोलते हैं वैसे के वैसे क्रिमिनल लॉ वगैरह बाकी काफी सारे केसेस रहते हैं वो कहाँ रिपोर्टेड है वो देखा जाता है हाँ सो दैट इज द AIR मींस ये यहां पे रिपोर्टेड है ये वही वो मैं बोल रहा हूं बुकलेट का नाम करके ठीक है चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू वन इंटरेस्टिंग पार्ट मार्जिनल रिलीफ इधर देखो सब लोग मैं वही तो पूछ रहा हूँ राशि तुम देख के आना कि AOP BOI में आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी या किस में आती है बट उसके लिए टैक्स रेट अलग है जैसे मैंने आपको बताया आज चलो अब अपन सीखने वाले हैं मार्जिनल रिलीफ अब एक बात बताओ ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है मार्जिनल रिलीफ ब्रेक देते हैं इसके बाद में ब्रेक 10 मिनट का टाइम दो 10 मिनट के बाद में ब्रेक मार्जिनल रिलीफ आपने मार्जिनल रिलीफ जैसा ही एक फंडा पढ़ा होगा कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग करके ठीक है मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉस्टिंग में आपने सुना होगा वैसे का वैसे आप छोटे थे तो आपने पता है मार्जिनल यूटिलिटी भी सुना होगा याद है मार्जिनल यूटिलिटी में आपको आपकी टीचर ने या आपके टीचर्स ने बताया होगा कि आप अगर एक एप्पल खाते हो तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन होता है फिर आपने दूसरा एप्पल खाया तो कितना सेटिस्फेक्शन होगा फिर तीसरा एप्पल आपने खाया दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इन द सेम लाइन इन द कॉस्टिंग आपने पढ़ा हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे आपको कितना खर्चा आता है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल कॉस्ट
एक कंसेप्ट इनकम टैक्स में भी ऐसा है, दैट इज द मार्जिनल रिलीफ। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, सब लोग इधर देखना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कंपनी है, उसका नाम है बीबी प्राइवेट लिमिटेड। बीबी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और ये कंपनी जो है ये डोमेस्टिक कंपनी है, और इसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर मान लो 500 करोड़ है। पैसा ही पैसा, 500 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है। 500 करोड़ का टर्नओवर है, प्रीवियस ईयर 1920 का, डोमेस्टिक कंपनी है। अब इसकी इस साल में, दैट इज करंट प्रीवियस ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23, इस पर्टिकुलर ईयर का जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम है सपोज 1 करोड़ 1 लाख। इस साल का टोटल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख इस कंपनी का। अब आपसे पूछा गया कि सर इस पे टैक्स निकालना है, तो इस पे टैक्स कैसे निकालेंगे, तो इधर देखना, सब लोगों का ध्यान इधर उधर होना चाहिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हमको टैक्स निकालना है, तो अपन सबसे पहले लेंगे टैक्स एट द रेट 30%। तो 30% की रेट से जब आप टैक्स लेते हो 1 करोड़ 1 लाख पे, so when you calculate tax on 1 crore 1 lakh at the rate 30%, it comes to the 30 lakh 30,000. So here it's 30 lakh 30,000 is your tax. सर इसमें सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? डोमेस्टिक कंपनी जिसका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो टोटल इनकम अगर डोमेस्टिक कंपनी का 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको पता है 7% की रेट से सरचार्ज लगता है। तो जब 7% की रेट से सरचार्ज लगता है तो हम यहां पे ऐड करेंगे सरचार्ज, कौन सी रेट से? 7% की रेट से। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। हाँ, हमने यहां पे ऐड किया एड सरचार्ज एट द रेट 7%। अब यहां 7% की रेट से आप अगर सरचार्ज ऐड करते हो तो इसका 7% इट्स कम्स टू द 2,12,100। तो यहां पे टोटल हो गया 32,12,100। इतना आपको टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, दैट इज 32 लाख, सॉरी 32 लाख 12 नहीं आएगा, 32,42,000 आएगा, 32,42,100। अब एक चीज समझना, तो मैंने 30,30,000 प्लस 7% किया, इस 32,42,100, इतना गवर्नमेंट को टैक्स भरना आएगा। अब आप एक चीज समझना, यहां कंपनी बोलती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, यहां कंपनी बोलती है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है समझना, कंपनी बोलती है कि हमारा टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख था, हमने गलती कर दी कि 1 करोड़ 1 लाख कमाया। हम अगर 1 करोड़ ही कमाते तो हमारे साथ क्या होता? तो देखो, अगर यहां पे कंपनी का आप ही समझो, अगर टोटल इनकम है वो टोटल इनकम ओनली 1 करोड़ होता, ओनली 1 करोड़ होता, तो आप बताओ उस पे टैक्स कितना आता? 30 लाख रुपया आता। उस पे जो टैक्स है वो ओनली 30 लाख रुपीस आता। भाई उस पे जो टैक्स है वो 30 लाख आता, बट यहां पे तो आप 30 लाख टैक्स आता, क्या सरचार्ज लगता? आंसर इज नो। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ होता तो टैक्स 30 लाख आता, क्या सरचार्ज लगता? आंसर इज नो, कोई सरचार्ज नहीं लगता। यहां पे ये कंपनी बोलती है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। हमने अगर 1 करोड़ कमाया होता तो हमारा 30 लाख टैक्स आता, उसमें कोई सरचार्ज नहीं लगता। हमने गलती कर दी माए बाप कि हमने 1 लाख रुपया ज्यादा कमा लिया। हमने यहां पे गलती कर दी, 1 करोड़ 1 लाख कमाया, हमने जो 1 लाख ज्यादा कमाया, निर्मला जी वो आप ही ले लो, हमको नहीं चाहिए। निर्मला जी, मोदी जी, ये आप ही ले लो, 1 लाख हमको नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं वो 1 लाख, हमने कमाया ही नहीं है, मानो ये आप ही ले लो, हमको नहीं चाहिए। ये 1 लाख रुपया आप खुद ही ले लो, हमको नहीं चाहिए। तो भी हमारा 31 लाख टैक्स आना चाहिए, और यहां पे आप यार हमसे 32,42,100 ले रहे हो, ये तो गलत है ना। क्योंकि ये तो गलत है ना यार, हम अगर 1 करोड़ कमाते हमारा टैक्स आता 30 लाख, हमने गलती कर दी कि 1 लाख ज्यादा कमा लिया, तो 1 लाख ज्यादा कमा लिया, 1 लाख तुम ही ले लो, हमको नहीं चाहिए, तुम ही ले लो, हमको नहीं चाहिए करके, ऐसे भी तुमने हमारे लिए रखा क्या है करके, ठीक है, तुम ही ले लो, ये 1 लाख भी हमको नहीं चाहिए। तो तुम ही अगर 1 लाख ले लेते हो तो भी हमारा 31 लाख आता है, यहां पे तुम 32,42,100 ले रहे हो, ये तो गलत है ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में आपका जो इनकम बढ़ रहा है 1 करोड़ के ऊपर, आपका जो इनकम बढ़ रहा है वो इनकम में इंक्रीज हुआ 1 लाख रुपीज का, बट उसकी वजह से आपका जो टैक्स बढ़ रहा है वो 2,42,100 बढ़ रहा है। आपका 2,42,100 है वो टैक्स बढ़ गया, मींस 1 लाख इनकम बढ़ा और उसकी वजह से आपका टैक्स बढ़ गया, दैट इज 2,42,100, दैट इज ड्यू टू द सरचार्ज, दैट इज ड्यू टू द सरचार्ज। तो यहां पे हमारी गवर्नमेंट बोलती है, निर्मला सीतारमण जी बोलती है, आप टेंशन ना लो, ठीक है, आपके साथ गलत हो रहा है, हम समझ रहे हैं, आप टेंशन ना लो। हम एक काम करते हैं कि चलो टैक्स ज्यादा बढ़ा ना इनकम से, तो हम इनकम हमको दे दो, मींस आप ये 1 लाख रुपया है वो हमको दे दो, कोई बात नहीं, आप जो बोल रहे थे 1 लाख आप ले लो, 1 लाख हम ले लेते हैं। आपको हम क्या करते हैं, इसमें से 1,42,100 का हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देते हैं, मार्जिनल रिलीफ दे देते हैं 1,42,100 का, और हम आपसे क्या करेंगे, सिर्फ 31 लाख रुपीज का टैक्स है वो ही हम कलेक्ट करेंगे। हम आपसे 32,42,100 नहीं लेंगे, उसमें से 1,42,100 का आपको रिलीफ या रिबेट दे देंगे, और हम आपसे सिर्फ 31 लाख है वो ही कलेक्ट करेंगे। यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। तो मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है, अगर कोई पूछे मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है इनकम टैक्स में, तो कभी भी जब आपका टैक्स ज्यादा बढ़ गया एज कंपेयर टू इनकम, अगर इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ गया एंड दैट इज ड्यू टू द सरचार्ज, तो उस केस में जितना टैक्स ज्यादा बढ़ा है इनकम से, उतना जितना ज्यादा बढ़ा है उतना का आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ है वो मिल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना यहां पे, सर ये आपने तो इतना सारा सब ये करके बता दिया हमको, आपने तो इतना सारा वो टोटल इनकम 1 करोड़, टैक्स इतना आया, इतना बढ़ा, इतना सब आपने तो करके बता दिया, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी रहता है एग्जाम में, हमको तो आप ये शॉर्टकट बताओ कि हमको कैसे कब देखना है मार्जिनल रिलीफ। तो देखो मैं सबसे पहली बात बताऊं, जब भी आपकी इनकम कंपनी के केस में 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक है, तो आप एक बार देख लेने का, चेक कर लेने का कि आपकी इनकम 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करने का, बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करने का। कैसे? सबसे पहले आप ले लो टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख, उस पे टैक्स आपका 30% जो भी आता है, सरचार्ज आपका 7%, 32,42,100। अब एक बात समझना, यहां पे आपको क्या एक स्टैंडर्ड चीज है जो आपको हर बार लिखनी रहेगी, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, ठीक है। ये जो 32,42,100 आया, इसके बाद आप यहां पे लिखोगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये अमाउंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, किससे रेस्ट्रिक्ट करेगा, टैक्स ऑन 1 करोड़, 1 करोड़ पे जो टैक्स आता है वो ले लो, और प्लस कर दो एनटीआई माइनस 1 करोड़। क्या बोला मैंने? टैक्स ऑन 1 करोड़, कि अगर हमारी इनकम 1 करोड़ होती तो उस पर टैक्स कितना आता, तो टैक्स ऑन 1 करोड़ आप ही बताओ कितना आता, आपका 30 लाख रुपया आता, और आपकी एनटीआई कितनी है, 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़ करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, तो इट्स कम्स टू द 31 लाख। अब एक बात बताओ, यहां पे मैंने बोला कि दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये इससे रेस्ट्रिक्ट करेगा, मैंने क्या बोला, ये जो ऊपर वाला अमाउंट है ये अमाउंट इस पर्टिकुलर अमाउंट से रेस्ट्रिक्ट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 31 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इन सिंपल वर्ड बता दूं आपको क्या करना, विच एवर इज लोअर है ना वो कंटिन्यू कर देने का, जो विच एवर इज लोअर है, मींस यहां पे 31 लाख है, वो आप कंटिन्यू कर दोगे तो यहां ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल गया, वो मिल गया 1,42,100 का आपको ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ मिल गया। और उसके बाद आप यहां पे ऐड कर दोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो जो भी 31 लाख आएगा उस 31 लाख में आपका 4% की रेट से दैट्स कम्स टू द 1,24,000 जो भी आएगा वो आप ऐड कर दो, तो यहां पे आपका 32,24,000 है, ये आपका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा, नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है करके, ठीक है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। मैंने बोला आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जब भी कंपनी के केस में आपकी इनकम जो है वो 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है, मींस 1 लाख 2 लाख, अब एक बात बताओ 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख है तो आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है, बट अगर आप देख भी लोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मान लो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक कंपनी है जिसकी नेट टैक्सेबल इनकम है वो 1 करोड़ 20 लाख है,
तो 1,20,00,000 जब है तो आप इस पे पहले तो क्या करो, टैक्स निकालो। तो जब आप उस पे टैक्स निकालते हो एट द रेट 30%, तो 1,20,00,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, इट्स कम्स टू द 36 लाख। अब आप इसमें एक काम करो, ऐड करो सरचार्ज एट द रेट 7%, तो 7% इसमें सरचार्ज ऐड करते हो 2,52,000। सो यहां पे आपका टोटल कितना हो गया, 38,52,000। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर आप देखते हो 38,52,000, अब एक बात समझना, अगर मैं उधर कैलकुलेट करके बताऊं कि अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ ही होती तो आप ही बताओ आपको टैक्स कितना आता, 30 लाख आता। आपने गलती कर दी, 20 लाख ज्यादा कमाया, पूरा गवर्नमेंट को दे दो। तो 20 लाख अगर आप गवर्नमेंट को दोगे तो आपको 50 लाख देना पड़ेगा। तो आप ही बताओ आप क्या देना पसंद करोगे, 50 लाख देना पसंद करोगे तो 30 या फिर 38,52,000 देना पसंद करोगे। राइट आंसर इज विशाल, ऑब्वियसली 38,52,000 है वो आप देना पसंद करोगे, बिकॉज वो आपका कम है करके। ठीक है, तो यहां पे मैं बताऊं, अगर आपने वो फॉर्मूला लगा भी लिया जो अपन ने सीखा है, आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा किससे, आप लोगे यहां पे टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़। तो टैक्स ऑन 1 करोड़ आपका 30 लाख आ जाएगा, प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़ आपका 20 लाख आ जाएगा। यहां पे आ गया 50 लाख। आपको क्या करना है, विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करना है। तो लोअर कंटिन्यू करोगे तो आपको 38,52,000 आ जाएगा। तो मैं बोलूं यहां पे आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिला, और फिर आप ऐड कर दोगे यहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। अब यहां पे क्वेश्चन ही आता है प्रिया, यश, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर ये मार्जिनल रिलीफ है वो सिर्फ क्या कंपनीज को मिलता है, मतलब बाकी को नहीं मिलता? आंसर इज नो, ये सबको मिलता है। मींस ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई सबको मिलता है करके। ठीक है, जहां जहां सरचार्ज लगता है वहां वहां आपको मार्जिनल रिलीफ देखना है। और मैं बताऊं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में तो सरचार्ज के बहुत सारे स्लैब है कि अगर आपको 50 लाख से ज्यादा है तो 10%, तो 50 लाख से थोड़ा बहुत इनकम ज्यादा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा इनकम है तो चेक करना पड़ेगा। 2 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा इनकम है तो चेक करना पड़ेगा। 5 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा इनकम है तो आपको चेक करना पड़ेगा। मींस आपको हर जगह जहां जहां पे आपका सरचार्ज लगता है उस टाइम पे आपको यह चेक करना पड़ेगा कि आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा करके। ठीक है, हां, तो मैंने आपको क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, कि जब भी आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन दैट सरचार्ज वाला लिमिट है, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो आपको चेक करना है। पार्टनरशिप फर्म में लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है तो आपको चेक करना है। कंपनी में लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है या 10 करोड़ है तो भी आपको चेक करना है। क्यों 10 करोड़ पे चेक करना है? क्योंकि 10 करोड़ पे क्या होता है ना, आपको पता है 10 करोड़ पे वो सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती है। जो आपका सरचार्ज की रेट जो पहले थी वो 10 करोड़ पे चेंज हो जाती है, तो 10 करोड़ पे भी आपको वो देखना पड़ेगा। चलो एक काम करो, आपकी बुक में आओ एक बार और देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। यहां पे कंसेप्ट दे रखा है मार्जिनल रिलीफ। अब मुझे बोलोगे सर इसकी कोई सेक्शन होती है? आंसर इज नो। जो फाइनेंस एक्ट आता है ना, फाइनेंस एक्ट में उसी को एक प्रोवाइजो के फॉर्म में डाला रखा होता है। मार्जिनल रिलीफ को प्रोवाइजो के फॉर्म में डाला हुआ है, इसके लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं है। जहां टैक्स रेट दे रखी होती है उसी के नीचे एक प्रोवाइजो है, वो बना के मार्जिनल रिलीफ के बारे में दे रखा होता है। यस, सही बोल रहा है वैभव। मार्जिनल रिलीफ देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल, बस तान्या इसके बाद ब्रेक दे रहे हैं। देखो क्या लिखा है, if there is a marginal increase in the income over 50 lakh, 1 crore, 2 crore, 5 crore in case of individual, HUF, AOP, BOI, artificial juridical person, या 1 crore in case of company, firm, local authority or cooperative society, or 10 crore in case of the company, surcharge is applicable on entire amount of income tax, and as a result increase in the tax is more than the increase in the income. In order to remove this defect, assessee shall be allowed to relieve to the extent increase in the tax is more than the increase in the income, and it is called as marginal relief, and it can be shown in the manner given below, जो मैंने आपको सिखाया। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है,
Compute the tax liability of Shivani Limited, a domestic company, assuming that the total income is 1 crore 1 lakh rupees. 1 crore 1 lakh टोटल इनकम है, बट प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर है वो 380 करोड़ है, मींस यहां पे 25% की टैक्स रेट है। आप मुझे करके बताओ, आप मुझे करके बताओगे, फॉर्मेट क्या रखोगे मैं भी बता रहा हूं, आप मुझे यहां करोगे, लेकिन मेरे ने क्वेश्चन जो एग्जांपल लिया था उसमें 30% टैक्स रेट था, यहां 25% टैक्स रेट रहेगा। आप मुझे करके बताओ मार्जिन रिलीफ कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये आपका फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। दिस शुड बी योर फॉर्मेट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसे आप करके बताओ। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है तो लिख लो, आपका टोटल इनकम कितना है, सीधा टोटल इनकम से ही चालू कर दो। टैक्स कितना आएगा, सरचार्ज ऐड, फिर रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और नेट टैक्स पेबल। आप मुझे नेट टैक्स पेबल बताओगे और मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट बताओगे। सर मेरी चैट दिख रही है, यस मनित दिख रही है, मेरे लिए भी चाय आ गई है। चलो ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, तब तक ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर लोगे।
है।